एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात। देखिए जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर रोजाना रात 9 बजे। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे भारतीय वायुसेना स्थापना दिवस को लेकर के। हिंडन एयरबेस पर वायुसेना ने अपनी ताकत दिखाई। ऐसे में आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है वायुसेना के लिहाज से, और इसी के साथ साथ में देश की जो मौजदार आती है बिहार चुनाव से लेकर के 26/11 हमले पर आज के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई दौरे पर कांग्रेस पर जो पलटवार किया, आखिर इसके क्या मायने। इन्हीं तामुद्र बातों के लिए हमारे साथ खास सामान है भारतीय वायुसेना के पूर्व विंग कमांडर और साथ ही कांग्रेस की वरिष्ठ प्रवक्ता अनुमाचार्य। अनुमाचार्य जी, आपका बहुत स्वागत है आज हमारे प्रोग्राम में। बहुत धन्यवाद जी अनुमाचार्य जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि आज वायुसेना की स्थापना दिवस है और आप स्वयं कहीं न कहीं भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर के रूप में एक हिस्सा रही हैं। कैसे देखते हैं आज के दिन को? ये बहुत गर्व का दिन है। हमारी भारत की वायुसेना आज भी विश्व की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना है। हमने कुछ दिनों पहले मिग 21 की स्क्वाड्रन्स को विदा किया है और ये वो जहाज था जो अपने समय का सबसे बेहतरीन एयरक्राफ्ट था। हमने इसे 850 मिग हमने खरीदे थे शुरू में, और अब जबकि इसकी लगभग 5 या 4 स्क्वाड्रन्स थी तो इनको बहुत सम्मान के साथ मिग 21 को विदा किया, जिसमें भारतीय वायुसेना के चीफ ने खुद उसे उड़ाया। तो अब हमारी जो वायुसेना है उसमें स्क्वाड्रन्स की कमी है, और मैं ऐसा मानती हूँ कि जो आज सभी लोगों ने हिंडन के एयर शो को देखा, 3 सालों के बाद फिर हिंडन में एयर शो हुआ और जो परेड थी वो हिंडन में हुई, तो उससे लोगों को जो संदेश जाता है उसको मैं समझती हूँ लोग ये भी एक संदेश समझे कि भारत की वायुसेना को 42 स्क्वाड्रन्स की जरूरत है, और आज की जो 25 या 26 स्क्वाड्रन्स है इनको बढ़ाने के लिए सरकार को काम करना चाहिए। लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि आज भारत की वायुसेना को और भी जहाजों की जरूरत है, उसे और भी आधुनिकीकरण की जरूरत है। और जहाँ तक हमारे पायलट्स का सवाल है, हमारे पायलट्स दुनिया के सबसे बेहतरीन पायलट्स हैं, सबसे अचूक निशानेबाज हैं, और मैं उन सभी पर गर्व करती हूँ। जी अनुमाचार्य जी, आज कहीं न कहीं अमेरिका ने पाकिस्तान को AMRAAM मिसाइलें देने का एक फैसला किया है, तो उसी के साथ साथ में बांग्लादेश को चाइना है वो भी एक तरीके से फाइटर जेट देगा। इससे भारत पर कितना दबाव पड़ेगा, ऐसा आपको लगता है? ये बहुत अहम चीज है कि भारत की सरकार समझे कि हम अपने पड़ोसियों को, अगर दूसरे देश उनको मजबूत कर रहे हैं तो हमें सतर्क रहने की जरूरत है। हमेशा हम ये कहते हैं ट्रस्ट एंड वेरीफाई। पहले आप भले ही भरोसा करिए कि वो हमारा पड़ोसी है, हमारे साथ अच्छा रहेगा, लेकिन उसको वेरीफाई कैसे करेंगे जब हम देखेंगे कि उसकी सामरिक बढ़ती क्षमता के कारण वो हमारे साथ कोई गलत काम तो नहीं कर रहा। पाकिस्तान हमारे यहाँ लगातार छद्म युद्ध करता जा रहा है, आतंकवादी आते चले जा रहे हैं, धारा 370 हटाई गई, उसका कोई फर्क नहीं पड़ा। अभी हम 5 महीने नहीं हुए हैं, 26 हमारे देश के नागरिकों की हत्या आतंकवादियों ने अगर कर दी है। तो इन सब मुद्दों के मद्देनजर अगर हमारे पड़ोसी देश ताकतवर हो रहे हैं तो हमारे कान खड़े हो जाने चाहिए। हमारी विदेश नीति को इतना इफेक्टिव होना चाहिए कि वो अमेरिका से ये सवाल कर सके कि ना तो आप हमारे साथ ट्रेड डील ढंग से कर रहे हैं और आप हमारे दुश्मनों को ताकतवर बनाते जा रहे हैं, तो हम आपके साथ किसी तरह की ट्रेड डील क्यों करें। हमें एक स्टैंड लेना पड़ेगा, ये बहुत जरूरी है। और मैंने एक चीज पाई है कि पिछले 11 सालों में हमारी विदेश नीति धूल चाटती हुई नजर आती है, क्योंकि हम कहीं पाकिस्तान को पहले से बता देते हैं कि हमारी सेना उन पर हमला करने आने वाली है, कहीं हम अपने सारे पड़ोसियों के साथ संबंध खराब कर लेते हैं, और एक भी देश ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सिवाय अफगानिस्तान के एक भी देश हमारे साथ नहीं आता। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और उसके बाद भी अब हम अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री का, वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष का स्वागत करने वाले हैं। ये भी दिन आ गए हैं कि जब अफगानिस्तान को, जो कि एक तालिबानी सरकार है वहाँ, हम उसको ज्यादा तवज्जो देने लगे हैं। तो हमारी विदेश नीति का बहुत ग्रॉस फेलियर है, और ये आपके दर्शकों को समझना चाहिए। जी अनुमाचार्य जी, अगर मैं बिहार चुनाव की बात करूँ तो तारीखों का ऐलान हो चुका है, 2 चरणों में मतदान होंगे, लेकिन कहीं न कहीं बिहार चुनाव से ठीक पहले अभी भी INDI अलायंस जो है उसमें सीट बंटवारे को लेकर जो फॉर्मूला है वो तय नहीं हुआ है। क्या दर्शाता है ये? एनडीए अलायंस का भी तय नहीं हुआ है। अभी चुनाव घोषित होके थोड़े ही दिन हुए हैं। हालांकि एनडीए को तो पता नहीं कब से मालूम था कि चुनाव इसी तारीख में होंगे। और एक चीज और बोलती हूँ, हमारे अलायंस का नाम इंडिया अलायंस है। इंडिया हमारे देश का नाम है, ये नाम लेने
लेने में आपको शर्म नहीं आनी चाहिए। उसे INDIA अलायंस कहने की कोई जरूरत नहीं है। तो इंडिया कहिए, भारत, इंडिया हमारा फख्र का एक हमारा देश है। पूरे विश्व में हम इंडिया के नाम से जाने जाते हैं, वही हमारे अलायंस का नाम है। तो जब NDA का अलायंस के नाम घोषित हो जाएंगे तो आप पाएंगे उस समय तो हमारे इंडिया अलायंस के भी हो जाएंगे। क्योंकि हम क्या करते हैं, जब भी हम अपना मैनिफेस्टो पहले निकालते हैं, बीजेपी उसी को कॉपी कर लेती है। उनके पास बुद्धि तो है नहीं, तो वो हमारे ही जो मैनिफेस्टो की चीजें उनको कॉपी कर लेती है। जब हम कोई कैंडिडेट खड़ा करते हैं तो वो फिर उस हिसाब से जाति समीकरण से दूसरा कैंडिडेट खड़ा करती है। तो हो जाने दीजिए, पहले उनकी घोषणा हो जाए, उसके बाद हम अपनी घोषणा कर देंगे। जी अनुमा आचार्य जी, लेकिन कहीं न कहीं पिछली बार कांग्रेस पार्टी बिहार के अंदर 70 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और इस बार जो खबरें सामने आ रही है उसमें 50 से 55 सीटें देने की एक बात की जा रही है। तो कितना सहमत है कांग्रेस पार्टी से, अगर ऐसा होता है तो? देखिए, कायदे से तो हम ऐसा पार्टनर है जिसके ऊपर धुरी जो है वो कांग्रेस बनाती है। यहाँ RJD मेन पार्टी है, लेकिन धुरी जो है वो कांग्रेस की रहेगी हमेशा, क्योंकि केंद्र के सत्ता के लिए कांग्रेस ही मेन विपक्ष पार्टी है। तो ऐसे में सीट हमको वो मिले, क्योंकि हमने 70 के बाद हमारा स्ट्राइक रेट की लोग बात करते हैं कि 19 था, तो हो सकता है कि हम कुछ कम पे सेटल करें, लेकिन ये वो सीट होंगी जिन पे हमारा स्ट्राइक रेट पिछली बार से काफी बेहतर होगा। तो इस बार जो हम चुनाव लड़ेंगे उन सीटों पर आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि कांग्रेस का प्रत्याशी जीतने की काबिलियत रखेगा। जी अनुमा आचार्य जी, आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है कि आप 2 दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई पहुंचे थे और उन्होंने वहां पर नई मुंबई एयरपोर्ट का उद्घाटन करते हुए जनता को संबोधन किया। उसमें उन्होंने बड़ी बात करते हुए 26/11 के हमले को याद करते हुए कहा कि उस वक्त कहने की कांग्रेस पार्टी जो थी वो कमजोर थी, उसकी नीति कमजोर थी, इस वजह से आतंकवादी जो है वो कहीं की मजबूत हुए हैं। मैं ऐसा मानती हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूरे कार्यकाल में कम से कम 8 हमारे अलग अलग सैन्य ठिकानों पर आतंकवादियों के हमले हुए हैं, और ये शर्मिंदगी की बात है। प्रधानमंत्री का ये बेहद बेशर्म बयान है। वो सेना के कंधों पर सवारी करके अपनी सत्ता चलाते हैं, लेकिन एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेहद कायर प्रधानमंत्री हैं। चीन जो हमारी सरहदों में घुसा बैठा है, उससे एक बार भी ये नहीं कह सके कि आप थोड़ा पीछे हटिए। जाके चीन की मिजाज पुरसी करने लगे, और उसके बाद अमेरिका से पहले तलखियां हुई और फिर अमेरिका की मिजाज पुरसी करने लगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बयान बिल्कुल इनसिग्निफिकेंट है, इसके ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये पूरे विश्व को मालूम है कि पाकिस्तान को उस हमले के बाद पूरी तरह से विश्व में अलग थलग करने वाले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, जो आज नहीं हो पाया। पहलगाम के हमले के बाद भी पाकिस्तान अलग थलग नहीं हुआ, और आपने अपने प्रोग्राम में खुद बताया कि अमेरिका उसके लिए अलग अलग एयरक्राफ्ट दे रहा है और चीन बांग्लादेश को दे रहा है। तो जो अलग थलग प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने कर दिया था, वो आज तक नरेंद्र मोदी नहीं कर पाए। इसलिए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के सामने नरेंद्र मोदी का कद बहुत छोटा, एक बौने के बराबर है, और उनका ये बेबाक बयान जो कह रहे हैं वो बेहद शर्मनाक बयान है। अनुमा आचार्य जी, लेकिन इस बयान को कहें कि उन्होंने पी चिदम्बरम जी का जो इंटरव्यू था उस टाइम गृह मंत्री का, उसको कोट करते हुए कहा कि वो चाहते थे कहीं कि हमला करे पाकिस्तान पर, लेकिन कहीं के विदेश का एक प्रेशर था, उसको हमला नहीं किया गया। एक चीज हमको समझना चाहिए, विदेश नीति एक चीज होती है। हमने पाकिस्तान के साथ जो किया उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, वो आज नरेंद्र मोदी नहीं कर पाए। पी चिदम्बरम जी वो कह रहे थे जो भारत का हर नागरिक सोच रहा था। हम सब सोच रहे थे ना कि उसी समय हमको हमला करना चाहिए, लेकिन जो हमने हमले से ज्यादा इफेक्टिव काम किया, हमला हम करते तो वो लंबा एक चलता भी, और कोई किसी के पास, हमने तो प्रमाण सहित अजमल कसाब को पकड़ा और बाद में उसको फांसी दिलाई, जबकि भारतीय जनता पार्टी के समय में एक भी आतंकवादी जिंदा नहीं पकड़ा जाता। तो जो हमने पाकिस्तान को अलग थलग किया, आज भारत नहीं कर पाया। और सब लोगों की तरह हम भी चाहते थे कि हम आक्रमण करते, लेकिन उससे ज्यादा बड़ा हमने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया था। पूरे विश्व में अलग थलग और टेररिस्ट राष्ट्र कह दिया था उसे। FATF की ग्रे लिस्ट में लगातार बना रहा 2022 तक। हमने उसको वो मजा चखाया था जो आज नरेंद्र मोदी जी की हैसियत में नहीं है कि वो मजा चखा सके वो पाकिस्तान को। अनुमा आचार्य जी, आपने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।